नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की जलवायु की। उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि विरल पहाड़ियां हैं, बहुत ऊंची भी हैं, शिवालिक रेंज भी है और लघु हिमालय भी है। सबसे पहले हम बात करते हैं, मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत उत्तराखंड आता है। मानसून से तात्पर्य यह होता है कि जब सूरज की किरण कर्क रेखा की तरफ आती हैं, क्योंकि भारत की स्थिति आप देखेंगे मानचित्र में तो कर्क रेखा के ठीक बीचों बीच भारत के गुजरती है, जिसकी वजह से मार्च के बाद सूरज की किरण भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर अग्रसर हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, सीजनल गर्मी होती है और सीजनल सर्दी होती है। और बरसात जब सूरज की किरणें सीधे जून के बाद ऊपर की ओर आना शुरू होती हैं तेज गर्मी में, तब बरसात होती है। यानी एक जैसा मौसम कभी नहीं रहता। ऐसे प्रदेश को हम मानसूनी प्रदेश बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनुकूल दशाएं हो जाती हैं अलग अलग जलवायु के लिए। उत्तराखंड की स्थिति भी लगभग वैसे ही है, परंतु यहाँ पर ऊंचाई और पहाड़ी और वन के कारण मौसम हर क्षेत्र में एक जैसा नहीं पाया जाता। सबसे पहले हम जब मानसून पढ़ते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की जलवायु भी वैसे ही है, तो हम ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि बरसात किन अहम किरदारों से होती है। वर्षा की हम बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि मानसून का जो प्रभाव होता है दक्षिण दिशा से होता है। और मानसून आर्द्र हवाएं होती हैं जो बादल के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और संघनन होने के बाद, यानी कि जब वो ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं तो वो बरस पड़ती हैं नीचे, जैसा हमने आपको एक बार बताया था केतली के उदाहरण से। चलिए हम उत्तराखंड की जलवायु पढ़ने से पहले उत्तराखंड में होने वाली बरसात के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक ये बड़ा है थोड़ा, क्योंकि हम जलवायु की बात करते हैं तो उत्तराखंड की जलवायु पर आने से पहले जलवायु के अहम किरदारों की जरूर चर्चा कर लेते हैं। देखिए बरसात आमतौर पर ये 3 प्रकार से होती है। ध्यान से सुनिएगा, 3 प्रकार की बरसात होती है। एक पर्वतीय बरसात, और एक चक्रवातीय, और एक होती है संवहनीय बरसात। ठीक, 3 प्रकार की हमारी बरसात होती है। वायु में स्थित जल के कण, वायु में उपस्थित जल के कण की संख्या को हम निरपेक्ष आर्द्रता बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। आर्द्रता अगर वायु में ज़्यादा होगी तो बरसात भी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि बरसात के लिए वायु का ह्यूमिड यानी आर्द्र होना बड़ा आवश्यक है। ठीक, ये बात आप समझ लीजिए। और मानसूनी प्रदेश कहने का मतलब ये हो जाता है क्योंकि फिर जो महीने होते हैं हमारे जून के महीने में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का पानी गर्म होकर ऊपर उठता है और वही बादल बनता है, उसमें ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता होती है। और जब उसका प्रवेश स्थल के क्षेत्रों में होता है, ठीक, जैसे मैं कहता हूँ कि केतली के पानी को हमने गर्म किया, बहुत अच्छी मात्रा में उसको गर्म किया, वहाँ से एक भाप बनता है। और जब वो भाप बनेगा और भाप बनकर ऊपर उठेगा और उस केतली के इस भाप के ऊपर आप एक प्लेट लगा देंगे, तो प्लेट लगाने से क्या होगा, वो भाप बूंदों में परिवर्तित हो जाएगा और नीचे गिर जाएगा, यानी कंडेंस हो जाएगा, वो संघनन हो जाएगा, उसका बूंदों में कन्वर्ट होगा और नीचे गिरेगा। इसी तरह से आप इस कहानी को समझिए। जब मार्च के बाद सूरज की किरण भूमध्य रेखा से ऊपर आना शुरू होती है तो 1 जून के आसपास केरला में वो सूरज की सीधी किरण पहुंच जाती हैं, और 1 जून से फिर आप देखेंगे उस तरफ का समुद्र गर्म हो जाता है और भाप बनकर आगे बढ़ता है। पश्चिमी घाट में भारत के ऊंची ऊंची चोटियां हैं जिनसे टकरा करके वो बरसात करता है। और जब मानसून, क्योंकि यहाँ पर उत्तर पश्चिमी मानसून आता है, लेकिन बंगाल की खाड़ी का मानसून यहाँ पर ज़्यादा मायने रखता है। अरब सागर का मानसून ज़्यादातर वहीं व्यस्त हो जाता है पश्चिमी घाट के क्षेत्र में, मगर बंगाल की तरफ से आने वाले मानसून के आगे इतनी ऊंची चोटियाँ नहीं होती हैं, पूर्वी घाट में इतनी ऊंची चोटियाँ नहीं हैं। तो उत्तराखंड में ज़्यादातर बरसात बंगाल के मानसून से होती हैं, जिसकी दिशा पूर्णतः दक्षिण पश्चिम ना होकर दक्षिण हो जाती है। इस तरह से जिन नदियों का ढाल दक्षिण उत्तर की ओर होगा, वहाँ उन क्षेत्रों में ये मानसून आसानी से प्रवेश कर जाता है। देखिए उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। उत्तराखंड में ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, और लेकिन बरसात का स्तर हर जगह पर अलग है। यहाँ अलग बरसात, यहाँ अलग बरसात। ऐसा क्यों? देखिए ये तो आपको पता चल गया कि सब मानसून की वजह से हो रहा है। अब हम बात कर रहे थे आर्द्रता की, इस पॉइंट को हम समझते हैं। पहले हम बरसात के प्रकार पढ़ लेते हैं। 3 प्रकार की बरसात होती है। हम उत्तराखंड का ही जलवायु आपको पढ़ाने हैं, मगर जब हम जलवायु पढ़ाएंगे तो आपके दिमाग में बहुत से सवाल आएंगे। उन सवालों का ही निराकरण हम पहले कर देते हैं आपके सामने। देखिए 1000 ग्राम में
अगर 5 ग्राम भी जल है, पानी की मात्रा है, तो हम उसको बोलेंगे निरपेक्ष आर्द्रता के तौर पर 5। इसकी निरपेक्ष आर्द्रता कहलाएगी 5। आप समझ गए होंगे, इसकी निरपेक्ष आर्द्रता कहलाएगी 5। और वायु की, देखिए वायु के अंदर पानी को यानी जल को ग्रहण करने की एक क्षमता होती है। उससे ज़्यादा क्षमता अगर हो गई पानी की मात्रा की तो वो नहीं झेल पाती है वायु, और वो जल के कण के रूप में नीचे गिर जाती है। उस क्षमता को हम क्या कहते हैं? आर्द्रता सामर्थ्य या ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। आर्द्रता सामर्थ्य की हम बात कर रहे हैं। ये वो गुण है, ध्यान से सुनिएगा। आर्द्रता सामर्थ्य उस स्थिति को कहते हैं जिस स्थिति में वायु जल के कण को नहीं ग्रहण कर सकती। ठीक, आप समझ गए। और निरपेक्ष आर्द्रता वो होती है जो ऑन द स्पॉट, उस समय पर वायु के अंदर जल के कण हैं। अब आप सोचिए आर्द्रता सामर्थ्य के बारे में जान लीजिए जरा, 2 लाइनें और। आर्द्रता सामर्थ्य तापमान बढ़ने के साथ बढ़ जाती है और तापमान घटने के साथ घट जाती है। इसलिए गर्मी के मौसम में कितना भी जितना आप जल ग्रहण करता है, यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, निरपेक्ष आर्द्रता जितनी अधिक होगी, आर्द्रता सामर्थ्य भी उस स्तर से बढ़ जाती है और बरसात कई बार नहीं होती है। समझ रहे हैं आप? मतलब आप सोचिए आर्द्रता सामर्थ्य गर्मी के मौसम में 8 हो गई तो आर्द्रता सामर्थ्य कैपेसिटी भी 10 हो जाती है। समझे आप? उसकी क्षमता बढ़ जाती है, आर्द्रता क्षमता बढ़ जाती है वायु की जल को ग्रहण करने की। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं जो समझने वाला पॉइंट है, बरसात इस स्थिति में कैसे हो सकती है। देखिए बरसात होने के लिए हमने क्या कहा आपको? आर्द्रता सामर्थ्य से अत्यधिक अगर निरपेक्ष आर्द्रता हो गई, यानी कि आर्द्रता सामर्थ्य वो है जो जिस रेंज तक वो ग्रहण कर सकती है। देखिए 10 है और अगर उसमें 10 ही निरपेक्ष आर्द्रता हो गई, यानी जल के कण भी 10 हो गए, तो निश्चित तौर पर वो जल आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर उसने आर्द्रता ग्रहण कर ली है, कैपेसिटी से ज़्यादा उसमें पानी की मात्रा है, तो वो निश्चित तौर पर बरसात कर देगा। इन दोनों के अनुपात को, निरपेक्ष आर्द्रता और आर्द्रता सामर्थ्य के अनुपात को हम सापेक्ष आर्द्रता बोलते हैं। इसको प्रतिशत में निकालते हैं तो गुणा 100 कर देते हैं। सपोज करिए दोनों बराबर हो गए और ये 100% सापेक्ष आर्द्रता हो जाएगी। उस स्थिति में बरसात हो जाएगी। अगर आर्द्रता सामर्थ्य से के बराबर निरपेक्ष आर्द्रता हो जाती है तो हमारी सापेक्ष आर्द्रता 100 हो जाती है। 100 से ऊपर आपको पता है कि बरसात निश्चित तौर पर होगी ही होगी। पहला रीजन बरसात होने का ये होगा कि आपकी जो निरपेक्ष आर्द्रता है, यानी कि वायु में जल की मात्रा इतनी बढ़ जाए कि वो आर्द्रता सामर्थ्य से अत्यधिक हो जाए। पहली स्थिति ये होगी। दूसरी स्थिति मैं बताता हूं आपको। जब आप 165 मीटर ऊपर जाते हैं, 165 मीटर ऊपर जाते हैं, तो उस स्थिति में 165 मीटर ऊपर जाते ही 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। समझ रहे हैं आप? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। और अगर आप 2 किलोमीटर तक ऊपर चले गए, लगभग 2 किलोमीटर तक ऊपर चले गए, तो उस स्थिति में क्या होगा? देखिए हमने पर्वतीय वर्षा आपको अभी बताई थी, जैसे पश्चिमी घाट में होती है कि बादल ऊपर अब बढ़े और वो कंडेंस हो गए किसी भी चोटी से टकरा करके, वो पर्वतीय वर्षा थी। अब हम बात करते हैं संवहनीय वर्षा की। संवहनीय वर्षा क्या होती है? आप 165 मीटर ऊपर गए, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हुआ। 2 किलोमीटर अगर आप ऊपर जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो तापमान में और कमी होगी। लगभग कितना कम हो जाएगा? 2 किलोमीटर जाने पर अगर आप 165 पर 1 डिग्री सेल्सियस कम करते हैं तो 13 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। आर्द्रता सामर्थ्य अगर 10 है, हमने कहा कि अगर तापमान कम होगा तो आर्द्रता सामर्थ्य ऑलरेडी कम हो जाएगी। देखिए निरपेक्ष आर्द्रता 8 है और आर्द्रता सामर्थ्य 10 है समुद्र सतह के तापमान पर। लेकिन जब वायु, गर्मी के मौसम में क्या होता है? गर्मी के मौसम में वायु हल्की होकर ऊपर उठने लग जाती है। समझ रहे हैं आप? जब गर्मी का प्रसार होता है उष्मा का, तो वायु हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, और जब वो ऊपर उठती है तो ऊपर उठते ही तापमान में कमी दर्ज होने लग जाती है, और तापमान कम होगा तो आर्द्रता सामर्थ्य भी कम होने लगेगी। अगर इसकी आर्द्रता सामर्थ्य 10 है तो ये ऊपर जाते जाते 8 हो जाएगी। अभी हमने बताया था कि आर्द्रता सामर्थ्य तापमान में कमी के साथ कम हो जाती है। तो जब वायु हल्की होकर ऊपर उठेगी तो उसमें अगर आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता 8 है और आर्द्रता सामर्थ्य 10 है, मगर ऊपर जाकर आर्द्रता सामर्थ्य भी 8 हो जाएगी, तो वहां पर बरसात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सापेक्ष आर्द्रता 100 हो गई है। समझ रहे हैं आप? बरसात अगर होगी तो 2 वजह उसके लिए जिम्मेदार होंगी। पहली वजह, या तो आप निरपेक्ष आर्द्रता को, यानी कि वायु में जल की मात्रा को बढ़ा दीजिए, या
आर्द्रता सामर्थ्य को कम कर दीजिए, इसको 8 कर दीजिए। और इसको कम करना है तो गर्म क्षेत्र से वायु को ठंडे क्षेत्र की ओर ले जाइए, यानी ऊंचाई पर ले जाइए। और ऐसी स्थिति कब बनती है? जब गर्मी का मौसम होता है, जब वायु हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, तब यह स्थिति बनती है। इस तरह की बरसात को हम संवहनीय बरसात बोलते हैं। समझ में आ गया होगा आपको? इस तरह की बरसात को हम क्या बोलते हैं? संवहनीय बरसात। ये न सिर्फ उत्तराखंड के भूगोल के लिए आवश्यक है, अतिरिक्त भूगोल के लिए भी ये जो जरूरी है। इसका उत्तराखंड में क्या, कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं? देखिए, पर्वतीय बरसात आपको पता है कि पश्चिमी घाट में अरब सागर के क्षेत्र से धनाधन हो जाती है। बंगाल, देखिए ऐसा नहीं कि वहाँ से जीरो होती है, वहाँ से भी यहाँ पर मानसूनी बरसात होती है। मानसून का सीजन कब होता है? जून का माह में। 15 जून से यहाँ पर माना जाता है कि बरसात शुरू हो जाती है, अक्टूबर तक चलता है वो। जब तक सूरज की किरण समुद्र तल को गर्म करती रहती है, तब तक बादल बनता रहेगा और बरसात होती रहेगी। तो जब दक्षिण से प्रवाह होगा तो ऑलरेडी आप देखेंगे सबसे पहले चोटियां कौन सी पड़ेंगी? पर्वतीय बरसात की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले चोटियां कौन सी पड़ेंगी? शिवालिक रेंज की। उत्तराखंड के मानचित्र को देखिए, अगर दक्षिण से प्रवेश करेंगी तो सबसे पहले बरसात होगी शिवालिक रेंज पर। सबसे पहली पर्वतमालाएं वही हैं। तो उस वजह से उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बरसात कहां पर होगी? शिवालिक में, बाह्य हिमालय के क्षेत्र में होगी पर्वतीय बरसात, जिसके हम अभी बात भी कर रहे थे पर्वतीय बरसात की। उसके अतिरिक्त आंतरिक क्षेत्रों में संवहनीय बरसात होगी। संवहनीय बरसात कैसे होगी? देखिए, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड में नदियां बहती हैं घाटी से। दिन में, क्योंकि दिन में वायु हल्की होती है, समझिएगा आप, दिन में वायु हल्की होती है। ये देखिए नदी, ये मैं पर्वत बता देता हूं आपको, और ये होगी आपकी घाटी। उत्तराखंड में देखिए आप, घाटियों में दिन में क्या होगा? दिन में पवन, जब आप इस पर धूप पड़ेगी तो यहाँ की हवा इन घाटियों से आर्द्रता लेकर हल्की होकर ऊपर उठने लग जाती है इस तरह से, और पर्वतों के ढालों से टकराती है वो। देखिए कंडेंस, जहां हमने बात करी थी, टकराती है वो, और टकराते टकराते ऊपर जाकर बादल बन जाता है उसका। आपने देखा होगा पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई पर जाकर बादल बन जाते हैं, लेकिन सिर्फ इतने भर से, क्योंकि इसमें ऊष्मा का लॉस भी होता है, जो एनर्जी होती है वो लॉस भी होता है ऊपर चढ़ने में, ठीक। मगर इतने भर से बादल बन जाए, ये कहीं नहीं हो सकता। उत्तराखंड के मैं परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। बाह्य हिमालय में बरसात हो गई है, शिवालिक रेंज में बरसात हो गई है, पश्चिम से आए हुए, दक्षिण से आए हुए मानसून से। और उन घाटियों में, जो नदी घाटी उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगी, वहां पर मानसून बड़ी आसानी से प्रवेश करेगा। कैसे? देखिए, ये शिवालिक रेंज है, इन चोटियों से मानसून टकराएगा तो बरसात हो गई। और इनके अतिरिक्त अगर इस घाटी से आएगा मानसून तो वो सीधे पार हो जाएगा। इससे क्या होगा? आंतरिक क्षेत्र में भी बरसात हो जाएगी। मानसून के बारे में हम बात कर रहे हैं, मानसून की दिशा दक्षिण ही रहेगी उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, और दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभाव होगा, ठीक। समझिएगा इसको, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल नहीं है। दिशा देखिए आप, दक्षिण की तरफ है, बता दिया है मैंने आपको। पर्वतीय बरसात हो रही है नीचे, ऊपर संवहनीय बरसात किस तरह से हो रही है? देखिए, हल्की होकर ऊपर को चढ़ी। दिन में पर्वतीय क्षेत्रों में दिन में हवा घाटी से चोटी की ओर चलेगी। देखिए आप, हल्की हो जाएगी घाटी से चोटी की ओर, और रात में यही हवा चोटी से घाटी की ओर चलती है, जिस वजह से रात में घाटियों का तापमान ठंडा हो जाता है। यही हवा, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछा जाए तो ध्यान से सुनिएगा। दिन में जो हवा का प्रवाह रहेगा घाटी से चोटी की ओर, और ये चोटी से नीचे। अब चोटियों पर बादल बनने की क्या प्रक्रिया है? देखिए, चोटियों पर बादल बनने के लिए उत्तराखंड के ढलान वाले क्षेत्रों में जंगल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। उन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में घना जंगल होगा, जंगल क्या करते हैं? जंगल पानी को संचित कर लेते हैं। अगर जिस पहाड़ी पर जंगल नहीं होगा वहां पर पानी रुकता नहीं है। आपने देखा होगा, जंगल सूखा है तो पानी नीचे बहकर घाटियों में गिर जाता है, लेकिन अगर जंगल है, पेड़ पौधे हैं, तो पानी को संचित कर लेते हैं। जैसे सुबह सुबह ओस पड़ती है, आपने देखा है वो जंगलों में पेड़ों पर ओस पड़ती है। क्यों? पेड़ उसका संचय कर लेते हैं और ज़मीन को फर्टाइल कर देते हैं। मतलब ज़मीन को आप देखेंगे तो ओस जमी रहती है, यानी कि कुल मिलाकर नमी को अपने पास समेट लेते हैं पेड़ पौधे। जो बड़े बड़े जंगल होते हैं उसमें क्या, जैसे बांज के जंगल हैं, बड़े प्रसिद्ध जंगल हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, जो पानी का संचय करते हैं। और उस घने जंगल से, जब ढाल में घने जंगल होंगे तो नमी ग्रहण कर लेगा वो ढाल से,
जो वायु है वो नमी ग्रहण कर लेगी, और जब ढाल से वो नमी ग्रहण करेगी तो चोटी पर जाकर ऊपर बादल बन जाएगा। आप नैनीताल के क्षेत्र को देखिए, नैनी डांडा के क्षेत्र को देखिए, मसूरी के क्षेत्र को देखिए, इनके आसपास घने जंगल हैं। और जब आसपास घने जंगल हैं और घाटियों से जो हवा ऊपर को उठती है वो निर्मित करती है उन बादलों को, और इन क्षेत्रों में बरसात अच्छी संख्या में हो जाती है। इसलिए कई बार आप देखेंगे कि उत्तराखंड में समान ऊंचाई पर होने के बावजूद कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक बरसात होती है और कुछ क्षेत्रों में नहीं होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह दो वजह आपको बताता हूं। एक, दक्षिण की तरफ अगर जिस पर्वतमाला का मुंह होगा वहां पर मानसून आसानी से पहुंचेगा, टकराएगा। देखिए, अगर पर्वत का ढाल दक्षिण में है, बाह्य है, तो बहुत तेजी से वहां पर बरसात हो जाएगी। उत्तर दिशा की ओर ढाल मंद है हिमालय का, तो वो वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होते हैं? जैसे पर्वतमाला है और बरसात इस तरह से हो रही है, तो ये क्षेत्र आप देखेंगे, ये क्षेत्र बरसात विहीन हो गया। ऐसे क्षेत्र जो भौगोलिक परिस्थिति के कारण वर्षा जिनमें नहीं हो पाती है उनको हम वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से अगर मुख दक्षिण की ओर है तो अत्यधिक बरसात होगी, विपरीत दिशा में है तो कम होगी। घाटी से मानसून जाएगा, ऊपर चढ़ेगा तो आंतरिक क्षेत्रों में भी बरसात होगी, अन्यथा आंतरिक क्षेत्रों में घाटी से ऊपर चढ़ने वाली हवा के कारण संवहनीय बरसात भी होती है। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे कि उत्तराखंड में विभिन्न ऊंचाइयों पर बरसात किन कारणों से होती है। जंगल भी उन क्षेत्रों में होना चाहिए, अन्यथा वहाँ बरसात नहीं होगी। जंगल अगर है तो बरसात है। अब आप कहोगे इसका परीक्षा से क्या संबंध है? देखिए, मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ हर चीज़ को, क्योंकि उत्तराखंड में 700, 800, 900, 1000, 1200 सामान्यतः इस ऊंचाई की चोटियाँ भी हैं। और उत्तराखंड में कौन से वो फैक्टर्स हैं जो बरसात के लिए जिम्मेदार हैं? उत्तराखंड में अब बात कर देते हैं हम ऋतुओं की। 3 तरह की ऋतु होती हैं उत्तराखंड में भी, क्योंकि मानसूनी क्षेत्रों की हमने शुरुआत में परिचय दिया था आपको। 3 तरह की ऋतुएं होती हैं। पहली ऋतु, चलिए ये नोट, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और कुछ चीज़ें आपने इसमें नोट भी की होंगी। ठीक, अब हम आते हैं ऋतु के ऊपर। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। देखिए, वर्षा ऋतु के बारे में हमने आपको पहले से ही बता दिया है, ठीक है। और शीतकालीन ऋतु, क्योंकि मानसूनी प्रदेश है, ग्रीष्म ऋतु का काल कहाँ से होगा? मार्च से होगा। अगर हमने वर्षा ऋतु को अलग से लिया है तो इसका टाइम पीरियड हम जून तक ले लेते हैं। इस दौरान मैदानी क्षेत्रों में बहुत तेज धूप पड़ती है। अन्य क्षेत्रों में भी मौसम गर्म रहता है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले कम रहता है। हिमालयी क्षेत्रों में ऊपर बृहद हिमालय के इस क्षेत्र में बरसात, वो ग्लेशियर्स पूरे 12 महीने रहते हैं, परंतु गर्मी आने पर इन ग्लेशियर्स में से पानी निकलने लग जाता है। हालांकि पूरा ग्लेशियर्स ढका ही रहता है बर्फ से, अत्यधिक ऊंचाई पर है ना वो हिमरेखा से भी ऊपर है। अभी हिमरेखा की भी बात करेंगे उत्तराखंड के संदर्भ में, जिसको विंटर लाइन भी हम बोलते हैं। वर्षा ऋतु का काल है जून से अक्टूबर तक, हाँ लगभग वही रहेगा। और नवंबर से फरवरी तक आप लिख लीजिए शीतकालीन जो भारत में ऋतु है, उत्तराखंड में ऋतु है, यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ जम जाती है, पूरे 4 महीने तक बर्फ ही बर्फ रहती है। अब ऐसे क्षेत्रों का निर्धारण कैसे होता है? ठीक, हम उसके भी ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइट फैक्टर आ रहा है। इन सारे ऋतुओं को कौन प्रभावित कर रहा है? ऊंचाई। देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा बातों को, ऊंचाई कैसे इसको प्रभावित करती है। 165 मीटर ऊपर जाते ही आपका 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। अभी हमने बात करी थी। उत्तराखंड का निचला क्षेत्र यानी कि मैदानी क्षेत्र समुद्र तल के लगभग नज़दीक है, यानी कि 200 मीटर 300 मीटर तक की हाइट पर ही है। तो इन क्षेत्रों में ऊंचाई का प्रभाव नहीं पड़ता है, समुद्र तल पर है। तो इन क्षेत्रों में वही गर्मी का अनुभव हम महसूस करते हैं जो भारत के अन्य क्षेत्रों में हम गर्मी का महसूस करते हैं। इन क्षेत्रों को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उत्तराखंड का तराई और भाबर का क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में, क्योंकि हम डिवीजन कर रहे हैं जलवायु के आधार पर, इस क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी पड़ती है
और गर्मी पड़ने के बाद हमने इनकी हाइट ली है 0 से 900। चलिए इनको उपोष्ण भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर हमने उसमें भावर का क्षेत्र भी ले लिया और उसके ऊपर थोड़ा हाइट 900 मीटर तक की ले ली हमने, तो उष्ण से ये उपोष्ण हो गया। हमने लिया है 0 से 900 मीटर तक की हाइट को, उपोष्ण क्षेत्र को। इस क्षेत्र में क्योंकि हमारे स्रोत जो हमने किताबें का अध्ययन किया है उसमें ज़्यादातर उपोष्ण उत्तराखंड की जलवायु को इस तरह से डिवाइड किया है: उपोष्ण, गर्म शीतोष्ण, शीत शीतोष्ण, एल्पाइन, हिमानी और ट्रांस हिमालयी जलवायु। इस तरह से उत्तराखंड के जलवायु को परिभाषित किया गया है। सबसे पहले उपोष्ण क्षेत्र को परिभाषित किया गया है जहां पर गर्म जलवायु पाई जाती है। यहां पर 8 महीने गर्म ऋतु रहेगी, ग्रीष्म ऋतु रहती है, जिसमें 4 माह बरसात ऋतु के भी हैं। और इन क्षेत्रों पर मानसूनी बरसात के कारण 2 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के माह में अत्यधिक बरसात होती है और यहाँ पर बाढ़ की स्थिति भी बन जाती है इन क्षेत्रों में। पर्वतीय क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति नहीं बनती, मगर इन क्षेत्रों में। क्षेत्र कौन से होंगे? वो 900 मीटर तक की ऊंचाई के क्षेत्र, वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाएंगे। ठीक, यहाँ पर नदियाँ, क्योंकि हमने इससे पूर्व में बता दिया आपको भाबर और तराई का क्षेत्र। दूसरा गर्म शीतोष्ण की बात करते हैं। गर्म शीतोष्ण को 2 भागों में बांटा गया है, ध्यान से सुनिएगा। गर्म शीतोष्ण को ये 900 से 1800 मीटर की हाइट पर है। गर्म शीतोष्ण में एक शुष्क और एक आर्द्र, शुष्क और आर्द्र। अभी हमने चर्चा करी थी कि आर्द्र मतलब ह्यूमिड। गर्म शीतोष्ण में शिवालिक रेंज से लेकर लघु हिमालय की कुछ चोटियां आएंगी। 900 से 1800 मीटर आप समझने की कोशिश करिएगा। शिवालिक रेंज जहां से शुरू होता है, शिवालिक रेंज का ही एरिया हुआ एक प्रकार से ये। अब इसमें 2 तरह के हमने डिवीजन क्यों किए? देखिए, जो दक्षिणामुखी है, जिसका मुख दक्षिण में है, उत्तराखंड में देखिए इस रेंज में सबसे ज़्यादा बरसात होती है। किस रेंज में? जो हम गर्म शीतोष्ण की बात कर रहे हैं, इसका आर्द्र क्षेत्र, नरेंद्र नगर उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा बरसात वाला क्षेत्र है। देखिए, दक्षिणामुखी और शिवालिक की शुरुआत। और शुष्क जो इसमें डिवीजन है वो है वृष्टि छाया क्षेत्र, यानी कि इसी रेंज में, इसी हाइट में, इसके पश्चिम वाला क्षेत्र, दक्षिण उत्तर वाला क्षेत्र, सॉरी, वहां पर बरसात हमने कहा वृष्टि छाया क्षेत्र होने की वजह से नहीं पड़ती, क्योंकि मानसून का रुख जो रहता है दक्षिण दिशा से रहता है। तो इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। चीड़ प्रमुख, यहाँ पर चीड़ का पेड़ बड़ा महत्वपूर्ण होता है। शुष्क क्षेत्रों की अगर मैं बात करूँ तो शुष्क क्षेत्रों में कौन होता है? बेर का पेड़, जामुन का, समझ रहे हैं आप। और इन क्षेत्रों में कौन से पेड़ होंगे? जहां पर आर्द्र होगा, सहतूत का पेड़। आर्द्र क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ। बांज का पेड़, ये 1800 हाइट पर मिलेगा, हाँ, टॉप गियर पे मिलेगा ये आपको। चीड़ का पेड़ भी यहीं पर होता है बरसात वाले क्षेत्रों में, आर्द्र क्षेत्रों में। तो ये गर्म शीतोष्ण जलवायु को, वैसे आप देख लीजिए कौन कौन से रेंज है, 900 से 1800 मीटर। याद करने के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मैंने इससे पहले एक्सप्लेन कर दिया है। बाह्य क्षेत्र आर्द्र है, अंदर का क्षेत्र शुष्क है। ठीक है। शीत शीतोष्ण 1800 से 3000 मीटर पर है। शीत शीतोष्ण क्षेत्र 1800 से 3000 मीटर पर है। यहाँ पर मोस्टली संवहनीय बरसात होगी, पर्वतीय बरसात कम मात्रा में होती है शीत शीतोष्ण क्षेत्र में। इसकी एक और खासियत है, देखिए गर्म शीतोष्ण की आप बात करेंगे तो वहाँ पर हिमपात होगा, 1800 मीटर की हाइट पर तो हो जाएगा, लेकिन निचली हाइट पर यानी 900 हाइट पर हिमपात नहीं होगा, लेकिन बरसात होगी। वहाँ पर 4 माह आपको सर्दी मिलेगी। 4 माह सर्दी के आपको मालूम है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। मैं बात कर रहा हूँ गर्म शीतोष्ण की, दोनों जगहों पर 4 माह आपको शीतकालीन शीत सत्र मिलेगा, मगर औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, यानी कि गर्मी भी अच्छी संख्या में पड़ेगी। गर्म शीतोष्ण क्योंकि आगे गर्म लिखा है तो 15 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान रहता है, और गर्मी के मौसम में तापमान 38-39 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। हालांकि भाबर तराई के क्षेत्र में, उपोष्ण वाले क्षेत्रों में तो 40-42 तक पहुंचता है ये तापमान, और कई बार तो आजकल तो 45 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसके मुकाबले कम हो जाएगा। आप जितना उत्तर में जाएंगे उतना तापमान में कमी पाएंगे, पर चोटियाँ भी ऊंची हो जाएंगी। मगर न सिर्फ चोटी, जंगल होने की वजह से यहाँ की घाटियों का तापमान भी कम मिलेगा। जैसे हमने बात करी 1800 से 3000 हाइट पर
शीत शीतोष्ण जलवायु की। मैं इसको मानचित्र में इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि उत्तराखंड में कई जगह पर ऊंची चोटियां भी हैं तो नीचे घाटियां भी हैं, उन्हीं चोटियों के नीचे। तो इस तरह से आप देखा जाए, जैसे नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये मात्र 700-800 मीटर की ऊंचाई पर है, जबकि इनकी स्थिति लघु हिमालय में है, मगर ये नदी क्षेत्र है, घाटी के क्षेत्र हैं, जिस वजह से यहाँ की क्लाइमेट ठंडी है लेकिन अत्यधिक ऊंचाई भी नहीं है। क्यों? उसकी वजह है जंगल। मेन प्रमुख वजह क्या होती है? आसपास घने जंगल हैं और जंगलों की वजह से पहाड़ों की घाटियों में भी, और घाटियों में नदी का बहना, और नदी जिस क्षेत्र में बहती है वहाँ आसपास का तापमान ठंडा कर देती है, जिस वजह से, और मानसूनी हवाएं जो गर्म लू हवा होती है वो हिमालय के आगे ऊंची चोटियां होने की वजह से यहाँ नहीं पहुँच पाती हैं गर्म हवाएं। ठीक, जिस वजह से यहाँ की घाटियों में भी तापमान उतना ज़्यादा नहीं डाउन होता, वो सॉरी उतना ज़्यादा गर्म नहीं होता इन क्षेत्रों में भी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं शीत शीतोष्ण क्षेत्रों की। ठीक, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बरसात हिमपात के रूप में होगी। देखिए, जो 3000 मीटर की हाइट पर होगा वो हिमपात का क्षेत्र होगा। मतलब 4 माह यहाँ पर शीतकालीन बरसात ज़्यादा होती है, पश्चिमी बरसात कम होगी। शीतकालीन बरसात में कैसे? वहाँ पर भी हिमपात होगा, बर्फ गिरती है यहाँ पर। ठीक, अब हम बात करते हैं एल्पाइन क्षेत्रों की, जिनकी ऊंचाई है 3000 से 4200। ये ऊंची चोटियों का क्षेत्र आ गया भाई। यहाँ पर तो 8 माह तक बर्फ जमी रहेगी, बर्फबारी होगी। सिर्फ 4 माह के लिए यहाँ पर क्या होगा? अल्पाइन क्षेत्रों की आप बात करिए, 4200 मीटर तो विंटर पॉइंट आ गया। सिर्फ 4 माह के लिए धूप निकलेगी, और उस धूप में क्या होगा? वो घास के मैदान होंगे, वहाँ पर लोग अपने मवेशियों को, जानवरों को चराने के लिए ले जाएंगे एल्पाइन क्षेत्रों में। ठीक, 3000 से 4200 मीटर इसकी हाइट होगी। अब देखिए विंटर लाइन क्या होती है, वो भी समझने की कोशिश करिएगा। 165 मीटर ऊपर जाते ही आपका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। ठीक, समझिए आप। गर्मियों में औसत तापमान मान लीजिए आप 35 डिग्री सेल्सियस है समुद्र तल का। 165 का हिसाब लगाइए आप लगभग 4000 मीटर ऊंचाई पर चले गए, तो लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तापमान तो कम हो गया ना आपका। अब 35 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर कम हो गया 4000 मीटर हाइट पकड़ते ही, तो क्या होगा आपका? मीटर की हाइट पर अगर आपका 35 डिग्री सेल्सियस माइनस कर लेंगे तो तापमान कितना हो गया? 0 हो गया। और 0 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया तो वहाँ पर पानी तो होगा नहीं, बर्फ होगी। और हिमालय की चोटियाँ तो 4000 मीटर से भी ऊंची हैं। जब हम बात कर रहे हैं हिमानी की, यानी कि अगला जो हमारा जलवायु क्षेत्र है वो हिमाद्री है, मतलब ग्लेशियर्स और पहाड़ी चोटी वाला, जिसकी औसत ऊंचाई 4000 से अधिक है। तो ऐसे क्षेत्रों में तो त्वरित बादल फटेंगे, बहुत घटनाएं घटेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तो बर्फ जमी पड़ी है, ग्लेशियर्स हैं, पिघल भी सकते हैं बादल फटने से। आपदाएं आती हैं, आपने देखा होगा मंदाकिनी नदी पर आपदा आ गई थी। बादल फटा तो घाटी में जो नदी है उसमें झम के पानी आ जाता है। केदारनाथ आपदा आई थी, सुमेरु पर्वत पर जब बादल फटा था, गांधी सरोवर में अनलिमिटेड पानी आ गया और पूरा आपदा आ गई वो इन क्षेत्रों में। विंटर लाइन की हम बात कर रहे थे। विंटर लाइन देखिए आप लगभग 4400 मीटर हाइट पर होता है, यानी इस हाइट के ऊपर तापमान 0 से माइनस पहुंच जाता है, 0 से कम। तो वहाँ पर जल नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, पानी के स्थान पर बर्फ मिलती है। ऐसी रेखा को, एक ऐसी निश्चित हाइट को हम विंटर लाइन बोलते हैं, यानी कि हिम रेखा बोलते हैं, कि जिस ऊंचाई के बाद हमें पानी ना मिलकर पानी की जगह पर बर्फ मिले। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि इस हिमाद्री वाली जलवायु क्षेत्र में 12 के 12 महीने बर्फ जमी रहती है, यहाँ पर पानी नहीं होता। अब बरसात यहाँ पर होगी तो किस रूप में होगी? हिमपात ही होगा, बर्फबारी ही होगी, बरसात तो नहीं हो पाएगी। ठीक, और गर्मी के मौसम में बर्फ पिघलेगी तो भाई क्या होगा? बादल फटने का चांस बना रहेगा। मानसून तो पहुंच गया ऊपर, ठीक, लेकिन वह हिमालय से टकरा रहा है तो बर्फ तो पिघल जाएगी, उसमें बादल फटेगा। बादलों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। पक्षाभी बादल, नॉर्मल बादल तो इस हाइट पर रहते भी नहीं है। पक्षाभी बादल या पक्षाभी कपासी बादल उस क्षेत्र में होते हैं। बादलों पर भी एक वीडियो बना देंगे हम आपको समझाने के लिए, मगर उसका उत्तराखंड से मतलब नहीं होगा, वो भारत विश्व भूगोल से संबंधित है। ठीक, तो ऐसे क्षेत्रों की हम बात कर रहे थे। विंटर लाइन आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा निश्चित हाइट के बाद। तो हिमाद्री क्षेत्र है, यहाँ पर त्वरित बिजली कड़कती है, तमाम तरह से बादल होते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग मंदिर, हमारे धाम यात्राओं पर लोग आते हैं, और गर्मियों के मौसम में तब भी यहाँ पर मौसम थोड़ा खुल जाता है, धूप आ जाती है, अन्यथा तो बंद रहते हैं। यहाँ के कपाट भी, रास्ते भी सब बंद हो जाते हैं, और बड़ी आपदा और विपदाग्रस्त क्षेत्र है। इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे हम,
उत्तराखंड में प्रमुख आपदा के केंद्र। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय क्षेत्र शुष्क क्षेत्र है ऊपर का, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, हमने पहले भी बताया। शुष्क से मतलब ये हो जाता है कि यहाँ तक तो मानसून पहुँच ही नहीं सकता, उससे पहले ही हिमालय रोक देगा उनको, यानी कि उससे पहले बृहद हिमालय उतनी हाइट पर तो वो चलती भी नहीं, जेट स्ट्रीम चलती हैं बस। उससे नीचे तो बादल तो 3 या 3.5, 2 या 2.5 किलोमीटर तक की रेंज में रहते हैं। उसके पार हिमालय को क्रॉस करना बड़ा मुश्किल काम है, जिस वजह से यहाँ पर बिल्कुल सूखा हो जाता है, इस क्षेत्र में सूखा हो जाता है जास्कर रेंज में। और यहाँ पर क्योंकि बर्फ़ पड़ी ही रहती है हमेशा, ये भी 12 महीने बरसात का क्षेत्र है। हालांकि औसत ऊंचाई 2500 से 3500 मीटर है, फिर भी यहाँ पर गर्मी के मौसम में भी बर्फ़ ही जमी रहती है। ये कुल मिलाकर जलवायु क्षेत्र थे जिस पर हमने पूरा गहन विश्लेषण करने की कोशिश की थी, आपको समझाने की कोशिश की थी। प्रकार आप देखिए, उपोष्ण, गर्म शीतोष्ण, शीत शीतोष्ण, एल्पाइन, हिमाद्री और ट्रांस हिमालय, ये जलवायु को हमने डिवाइड किया। 3 तरह की ऋतु हमने आपको परिभाषित करी, बरसात आने के रीजन हमने आपको बताए, घाटियों में किस तरह से बरसात होती है हमने आपको बताने की कोशिश करी। उत्तराखंड की जलवायु को सही शब्दों में हम समझने का हमने प्रयास किया। इनसे संबंधित कई परीक्षा में सवाल आएंगे, इसमें वन लाइनर कुछ नहीं था, लेकिन देख लीजिए आप, पर जब पेपर आएगा ये बड़ा आपको मदद करेगा सवाल के आंसर ढूंढने में। एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से नहीं बन रहा होगा, मगर देखिएगा आप, अगर एग्जामिनर आपको घुमाना चाहेगा तो ये कहानी अगर आपको पता है तो आप नहीं घूमेंगे उस क्षेत्र के बारे में भी जानकर। ठीक, तो अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे इनमें मौजूद, क्योंकि जलवायु से प्रभावित होती है वहाँ के वन क्षेत्र, कृषि। तो अब जलवायु जब हमें समझ में आ गई है क्षेत्रों की, तो हम आगे के अध्याय वन क्षेत्र से और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से ही पूरा करेंगे। फिलहाल आपको ये जानकारी समझ में आई हो तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देकर अपना जवाब दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।